हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज आ गए हैं हम लेकर के आपके लिए कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 8, जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। ये है एक यात्रा वृत्तांत जहाँ पे लेखक लिखते हैं कुछ बच्चों को, अपने बच्चों को एक पत्र, और उसमें वह वृत्तांत बताते हैं, मतलब ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, अपनी याद जो होती हैं उसको ताज़ा करते हैं कि किस प्रकार वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क गए थे, उन्होंने विजिट किया था और उन्होंने वहाँ पर क्या पढ़ा, क्या देखा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि इस पत्र में क्या है और इस जो पूरी की पूरी यात्रा है उसमें लेखक ने क्या देखा। चलिए पूरी व्याख्या देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाठ को पढ़ने से। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे ये बच्चों को लिख रहे हैं कि ये जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के जो तट पर है वो स्थित है, आसाम में है ये। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। यहाँ पे लेखक क्या लिखते हैं कि हम आज सुबह जो है यहाँ पे गए थे और हम हाथियों से गए थे यहाँ पे, और सूरज उगा भी नहीं था। हम उस वक्त उठे थे, तब इतने जल्दी हमें उठना पड़ा था यहाँ की सैर करने के लिए। उद्यान मतलब पार्क होता है। उद्यान का मतलब क्या होता है, पार्क होता है। उद्यान में सैकड़ों पशु थे, मतलब बहुत सारे पशु थे, बहुत सारे जानवर थे। हिरण और जंगली भैंसों की तो कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। इनमें से कुछ एक सींग वाले गेंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा के पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है वो क्या है, एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसकी वजह से ही ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा, एक डाउट की दृष्टि से देखा और अलग अलग हट गए, पर गेंडे वहीं जमे रहे। हमने एक सींग वाला गेंडा पहले एक बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। भारत में हाथी के बाद अगर सबसे बड़ा कोई जानवर है तो वो क्या है, वो गेंडा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिप्पोपोटामस बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। तो ये क्या है, ये भारत में हाथी के बाद सबसे बड़ा पशु है। उसके बाद पशु है के कारण पूरे संसार में प्रसिद्ध है। एक सींग वाला जो है गेंडा पहली बार देखा हमने, जो है एक सींग वाला जो गेंडा है वो पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो भारत गेंडा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इंडियन राइनो कहते हैं। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो राइनोसॉर्स होते हैं वो जो हिप्पोपोटामस होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। उन्हीं की तरह एक बॉडी होती है, उन्हीं की तरह फेस होता है, परंतु उनकी जो नाक पे यहाँ पे जो होता है वहाँ पे एक बड़ा सा सींग होता है। इसलिए इनको एक ही स्पीशीज़ हैं लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। ये राइनो कहलाते हैं, वो हिप्पोपोटामस कहलाते हैं। क्योंकि इनके सींग होते हैं इसलिए राइनो कहलाते हैं, और ये इंडिया मतलब आपके भारत और नेपाल में ही पाए जाते हैं। इंडियन राइनो भारतीय गेंडे के शरीर पर मोटी तरह होती है, मतलब उसकी जो चमड़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, जैसे वह कवच पहने हो, जैसे वो कोई शील्ड पहन के रखा हो। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकार कथा सुनाई। अब महावत कौन होते हैं, महावत ये होते हैं जो ये क्या हाथी को चला रहे हैं, जो हमारे गाइड हैं। भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गेंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। अब इनके महावत ने एक कथा सुनाई है, एक छोटी सी कहानी सुनाई है कि भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गेंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए, मतलब जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहाँ भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया,
पर गेंडा जो था निर्देशों का पालन ना कर सका। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। तो क्या होता है कि ये एक कथा बता रहे हैं कि उसको कवच के साथ में उसको भेजा रण क्षेत्र में, परंतु वो पालन ना कर सका, मतलब जो इंस्ट्रक्शन थे उसका पालन ना कर सका, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें उसी कवच के साथ जंगल में वापस भेज दिया। तो सैकड़ों वर्ष पहले, तो अब क्या हुआ कि ये जो उसके ऊपर कवच की तरह हमें दिखता है राइनोसोर के ऊपर, गेंडे के ऊपर, तो ये एक कथा कहा दी है उन्होंने कि बस ये इस प्रकार से हो सकता है कि उसके तब से ये एक कवच की तरह रह गया हो। तो आगे बढ़ते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो, भारतीय गेंडा, पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे। मतलब वेस्टर्न जो एरिया है, पश्चिम को क्या कहते हैं हम, वेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। वेस्ट में पेशावर कहाँ पे पड़ जाता है हमारा, वेस्ट में पड़ जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ में, लेकर पूर्व मतलब ईस्ट में आसाम तक पाए जाते थे। पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। लोग यह मानते थे कि सींग में औषधि संबंधित गुण है। अब क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, क्योंकि राइनोसोर के जो सींग होते हैं, जो एक सींग होता है, लोग मानते थे कि इसके अंदर जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, औषधि संबंधित प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो इनका शिकार करना शुरू कर दिया, इनको मारना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये विलुप्त होते गए, एक्सटेंट होते गए, मतलब इनकी जो तादाद है वो और कम होती चली गई। बाद में वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने सिद्ध किया कि सींग में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बाद में क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये बात प्रूव की कि उनकी सींग में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है जिससे आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो सके। इंडियन राइनो, भारतीय गेंडों का शिकार इतना अधिक संख्या में हुआ है कि अब उनकी संख्या कम हो गई है। इनमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं। मतलब जितने भी अब बचे हुए हैं उसमें से भी जो आधे से ज़्यादा जो इनकी आबादी है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में रहती है। इसीलिए पूरे संसार से पशु प्रेमी इसे देखने काजीरंगा आते हैं। अब यहाँ पे ये लेखक बताते हैं कि इसीलिए इनको देखने के लिए ही पूरे संसार से, मतलब पूरी दुनिया से लोग काजीरंगा नेशनल पार्क आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं और कहीं पाए नहीं जाते। सबसे ज़्यादा आबादी इनकी यहीं पे है। कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। हमारा हाथी आगे बढ़ा, एक मादा राइनो गेंडा अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे लेखक वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही उनका हाथी आगे बढ़ा, क्योंकि वो सैर कर रहे हैं, जैसे ही आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि ये एक जो मादा फीमेल राइनो है वो अपने छोटे से बच्चे के साथ में घूम रही है, दिखाई देती है। महावत हमें पास नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि पशु साथ में ही हो तो मादा राइनो हिंसक हो जाती है। यूँ कहते हैं कि अगर हमारा महावत, इन्होंने कहा कि हमारे जो हाथ चला रहे थे, हमारे जो महावत थे, उन्होंने ये कहा कि अगर उसका शिशु, मतलब उसका बच्चा अगर साथ में हो तो जो मादा गेंडा है, जो मादा जो राइनो है, वो क्या है, वो हिंसक हो जाती है, मतलब वो अग्रेसिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा उसके लिए उसकी बहुत ज़्यादा जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो हिंसक हो जाती है। हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर हम इसके पास गए तो ये हमारे ऊपर, हमारे हाथी के ऊपर हमला कर देगी, जिससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं। अब ये हिरण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भौंकने वाले हिरण, बौने सुअर हिरण, दलदली हिरण और सांबर हिरण। ये उन्होंने टाइप बता दिए हैं कि भौंकने वाले हिरण भी हैं, बौने सुअर हिरण भी है, सुअर हिरण भी मतलब छोटे हिरण भी है, और दलदली हिरण भी है, मतलब जो दलदल में रहते हैं, और सांबर हिरण भी है। ये इनके प्रकार हैं, ये इनकी स्पीशीज़ के प्रकार हैं, उन्होंने देखे। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। मेरा मन अभी भरा नहीं था। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े।
इस बार हम जीप में गए, साथ में वन संरक्षक भी था। इस बार क्या हुआ कि अब ये पूरा दिन समाप्त हो चुका है, हाथी से ये वापस जा चुके हैं। तो ये लेखक क्या वर्णन कर रहे हैं कि इनका मन अभी भरा नहीं है, पूरी तरीके से इनका मन अभी भरा नहीं है और अभी और देखना चाहते हैं, परंतु इनको वापस लौटना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो चला था। परंतु अब अगले दिन ये निकलते हैं सैर पर और अगले दिन ये हाथी के बजाय जाते हैं जीप पर। जीप आपने देखी होगी, जीप कुछ इस प्रकार से दिखती है और इससे क्या होता है, लेखक जाते हैं कहाँ पे, पूरे वन की या फिर नेशनल पार्क की सैर करने के लिए। इस बार उनके साथ हैं, कौन है, इनके साथ हैं वन संरक्षक, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो उनके साथ में गए हैं। ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। पक्षियों, अब वो क्या होता है कि वे एक झील के किनारे लेके, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ड्राइवर जो है उनको एक झील के किनारे लेके जाते हैं जहाँ पे सैकड़ों, बहुत सारे जो हैं, कौन है, पक्षियों के झुंड हैं। ये क्या होते हैं, पक्षी मतलब तरह तरह के पक्षी, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, चलने वाले पक्षी होते हैं, इनका झुंड तरह तरह के यहाँ पे हैं। पेल्किन एक जल पक्षी है। सारस, बगला और कलहोन इत्यादि। इन्होंने बताया कि कौन कौन से झुंड थे। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। बील के पानी में कुछ उदबिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। उदबिलाव, अब ये क्या, यहाँ पे कुछ उदबिलाव थे, एक प्रकार के ये पक्षी होते हैं, तो ये भी उछल कूद कर रहे थे। ये वो बताते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि इन्होंने इतने सारे पक्षी कभी देखे ही नहीं हैं और वो देखकर ये चीज़ बहुत प्रसन्न भी हुए। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। अब ये लोग, लेखक कहते हैं कि जब वो वापस लौट रहे थे तब उनके भाग्य ही खुल गए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो ऐसा यूजुअली दिखता नहीं है। सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। झुंड में 5-6 बच्चे थे। जब तक पूरा झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। तो ये कहते हैं कि जब ये वापस जा रहे थे तो तब उन्होंने देखा कि हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड जो है वो पार कर रहा है, वहाँ से निकल रहा है। उसमें कितने थे, 5 से 6 छोटे छोटे हाथियों के बच्चे भी थे और एक बड़ा सा हाथी था जो ये चीज़ देख रहा था। जब तक सारे निकल नहीं गए तब तक वो वहाँ खड़ा रहा। मतलब वो अपने एक परिवार का, अपने पूरे झुंड का ख्याल कर रहा है, पूरा सीनियर है, इसलिए वो पूरा हर चीज़ का ध्यान रख रहा है और देख रहा है, निगरानी कर रहा है। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है पर हमें दिखे नहीं। काजीरंगा में और क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये एक स्पीशीज़ है टाइगर की जिसको हम कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। ये वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उन्हें दिखे नहीं। मतलब वहाँ पे जब वो निकले घूमने के लिए तब उनको ये दिखाई नहीं पड़े। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। गाइड बताते हैं जो जिनके साथ वो गए हैं कि इन बंगाली जो बाघ हैं इनको देखना, इन टाइगर्स को देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये रात के वक्त ही निकलते हैं और हम दिन डूबते डूबते हम ही वापस चले जाते हैं तो हम इसको नहीं देख सकते। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। मतलब ये बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु शांति और भाईचारे से संग संग रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इसी तरह ही शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता। हमने अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीखे हैं ना। तुम्हारे चाचा अरूप। अभी जो लेखक हैं ये हैं किसी के चाचा, मतलब ये अपने बच्चों को, अपने भाई के बच्चों को लिख रहे हैं ये पत्र। ये हैं चाचा किसी के, उन बच्चों के चाचा हैं, उनका नाम क्या है, अरूप। ये किसने लिखा है, अरूप कुमार दत्ता जी ने। ये इन्होंने एक पत्र लिखा है, ये यात्रा का वृत्तांत किया है इन्होंने। तो यहाँ पे ये आखिरी पैराग्राफ में क्या कहते हैं, आखिरी जो छंद कहता है हमारा, ये कह रहे हैं कि उनके मन में ये बात आती है कि इस पार्क में, इस राष्ट्रीय उद्यान में इतने तरह तरह के जो हैं पशु हैं, पक्षी हैं और ये एक साथ एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा शांति से और प्रेम भाव से रहते हैं।
इतने छोटे जानवर भी हैं, इतने बड़े जानवर भी हैं, लेकिन कहीं पर भी इनके बीच में कोई कलह नहीं है, कोई कलेश नहीं है। तो वह यह सोचते हैं कि अगर ये इतने ज़्यादा समझदारी से, इतनी शांति से रह सकते हैं किसी जगह पे, तो हम मानव, हम इंसान क्यों नहीं रह सकते इतने शांति से, प्रेम और स्वभाव से शांतिपूर्वक मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते। तो वो कहते हैं कि हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। वो अपने बच्चों को भी यह बता रहे हैं, जिनको वो पत्र लिख रहे हैं, कि हमें भी इनसे ये सीखना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से कैसे रह सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया है ये पाठ, जहाँ पे इस यात्रा का वृत्तांत हमें किया गया है लेखक द्वारा, अनूप जी द्वारा। अब हमें क्या करना है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, हम हल करेंगे उन प्रश्नों को और उसके उत्तर देंगे। हमेशा की तरह ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको ये अगले वीडियोस कहाँ मिलने वाले हैं, ये वीडियो आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे। एप्लीकेशन या आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी अवेलेबल होंगी। आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हमारे कुछ ये टॉप कोर्सेज, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी क्या हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है आपको यहाँ पर। तो बच्चों, आपको ई नोट्स या फिर ई बुक्स चाहिए हो तो उसके जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।